हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक के लास्ट टॉपिक दैट इज एमाइन। ओके, और जो मेरा टॉपिक नंबर है 76, 77 एंड 78 है। पी ब्लॉक के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं करा दूंगा। और तुम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो वीडियो में इनऑर्गेनिक का पढ़ाया था वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं उससे हटके कुछ और नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पे है कि बहुत रिलैक्स होकर चीज़ें पढ़ाया हूँ, पूरे क्वेश्चन करवाया हूँ जितना PYQ था, ठीक है। तो उसको तुम लोग कर लेना है, क्योंकि यार ऐसे भी है कि कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं होती, क्योंकि देखो एकदम से वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। डी ब्लॉक या ब्लॉक, पी ब्लॉक भी है वैसे, लेकिन मैं पी ब्लॉक का जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसका मैं करा दूंगा। लेकिन डी ब्लॉक में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है ना, तो पूरा हर एक टॉपिक कवर कर लिया है। क्योंकि जैसे मैं बोला हूँ कि जो डी ब्लॉक हैं उनकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ही मैं पूरा करवाया हूँ उसमें, जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें, ठीक है। उसमें K2 CR2 7 के बारे में बताया हूँ, KMNO4 के बारे में बताया हूँ, तो पूरा बताया हूँ। इसी तरह से अब ब्लॉक बोला हूँ, तो अब ब्लॉक पूरा एक वीडियो बनाया हूँ। तो तुम लोग यार हाँ उसी को तैयार कर लेना, उसको मुझे अलग से 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ताकि बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया हूँ अभी, ठीक है, देख लेना, वहाँ पे भेज दिया हूँ। और अभी जो मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा उसको भी मैं सेंड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं एमाइंस। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन क्या होते हैं, क्योंकि एमाइन देखो 3 टाइप होंगे, एक प्राइमरी डिग्री का एमाइन, सेकेंडरी डिग्री का एमाइन और टर्सरी डिग्री का एमाइन, 3 डिग्री का एमाइन, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे किस डिग्री का एमाइन है, कैसे पहचानोगे किस डिग्री का एमाइन है। जैसे ये देखो हमारा ये अमोनिया है, इसी के डेरिवेटिव्स ये होते हैं प्राइमरी एमाइंस। जब कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो, ये समझ जाना वो हमारा प्राइमरी एमाइन है, ठीक है। और या समझ लो कि इस नाइट्रोजन से कितने R ग्रुप अटैच हैं। यदि एक R है तो प्राइमरी एमाइन, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन से तुम लोग ये बताना हाइड्रोजन कितना अटैच है इस डायरेक्ट नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन हो गया। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी एमाइन, और एक भी हाइड्रोजन है तो हमारा टर्सरी एमाइन। या तुम लोग ये एल्काइल जो ग्रुप है उसको देख के पहचान सकते हो। यहाँ पे 1 कार्बन ग्रुप था तो प्राइमरी एमाइन, यहाँ पे 2 ग्रुप लग गई है हमारा हो गया सेकेंडरी एमाइन, और यहाँ पे 3 कार्बन ग्रुप लग गई हमारा हो गया 3 डिग्री का एमाइन। ओके, देखो यहाँ पे IUPAC नहीं लिखा हुआ है, और ये हमारा जनरल में तो सबका जरूरी नहीं है, कुछ लोग का जो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं उसको लिया हूँ। जैसे एनिलीन, एनिलीन का जनरल नेम याद कर लेना, ये हमारा कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं। ऐसे ही आर्थोटोलिनाइड का याद कर लेना और इसका याद कर लेना, ठीक है। तो जो 1-2 कॉमन नेम इंपॉर्टेंट थे उसको मैं लिया हूँ, इसको तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उस पर आते हैं, जो हमारा टॉपिक है मेन, कैसे हम लोग एमाइंस का प्रिपरेशन करते हैं, एमाइन बनाने का तरीका कौन सा है, ठीक है। तो पहला तरीका है जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन करा दें। नाइट्रो कंपाउंड मीन्स क्या हमारा, जैसे ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराने के लिए देखो क्या ले सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा कि डिवाइडेड मीन्स छोटे छोटे निकिल, प्लैटिनम या प्लेटिनम, ये हम लोग ले सकते हैं, जो रिड्यूस करता है नाइट्रोबेंजीन को किसमें, एमाइन में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या बन गया है, एनिलीन। और कहाँ पे होता है, इन कौन सा मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम, याद कर लेना कौन सा मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है, ठीक है ना। नाइट्रोएल्केन्स कैन आल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्केनामाइंस, ठीक है ना। और देखो आगे लिखा कि रिडक्शन विथ आयरन स्कार्प एंड HCl इज प्रिफर्ड बिकॉज FeCl2 form get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction। यार ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्या बोला है, ठीक ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो हम लोग आयरन लिए हैं, ठीक है, लेकिन बोला कि रिडक्शन विथ आयरन स्कार्प एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिफर्ड किया जाता है, क्योंकि FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, FeCl2 ना लेते क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं, ठीक ना। ये पहला मेथड था कि कोई नाइट्रोबेंजीन हो या नाइट्रोएल्केन्स हो। देखो नाइट्रोएल्केन या ये क्या हमारा नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो बन जाता है हमारा। दूसरा जो मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे हमारा ये क्या हो गया, एल्काइल ये हैलाइड है, इसका क्या कराना है, अमोनोलिसिस कराना है। देखो अमोनोलिसिस कराना है, ठीक ना, किसका, एल्काइल हैलाइड का। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो एल्काइल हैलाइड है उसका अमोनिया से पहले रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। और अमोनिया हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम करेगा। ये क्या कराएगा,
यहाँ से देखो ये X यहाँ पे आके अटैच हो गया एक तरीके से। वैसे हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ से एक H लेते, HX निकाल देते और RNH2 बन जाता, डायरेक्ट जो बनाना होता। ये जो बना दिया देखो प्राइमरी डिग्री का, कुछ नहीं करना था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए इसमें माइनस जाएगा, यहाँ से एक H+ बना लो तुम लोग, ठीक ना। ये इसके साथ अटैक कर गया, ठीक ना। और यहाँ पे प्लस आया था, इसके पास यहाँ पे प्लस निकला था, यहाँ पे माइनस, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये देखो बना हुआ है, ठीक ना। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, मीन्स ये बन जाता डायरेक्ट। जो मैं जैसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो ये बनता, लेकिन पहले इसको तुम बना लो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, ठीक है। उससे हम लोग क्या बनाते हैं, RNH2 बनाते हैं। इसको प्राइमरी डिग्री का एमाइन, यदि ये एक्सेस में है, यदि हमारा ये एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो सेकेंड डिग्री का एमाइन, और वह तो 3 डिग्री का एमाइन। और ये हमारा हो गया क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। ये हम लोग इसको नहीं बोलेंगे 4 डिग्री का एमाइन, ये हमारा 4 डिग्री का एमाइन नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बोलते हैं। ओके, लिखा है कि द फ्री अमाइंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फ्री जो अमाइंस होते हैं उनको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द अमोनियम साल्ट। फ्री अमाइंस को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्री जो अमाइंस होते हैं हम लोग अमोनियम साल्ट से प्राप्त करते हैं बाई ट्रीटमेंट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो अभी अभी ये हम लोग बनाए थे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, इससे हम लोग फ्री अमाइंस मीन्स प्राइमरी डिग्री का अमाइन कैसे बनाए हैं, जब इसका हम लोग क्या कराए हैं, यहाँ पे देखो लिखा है कि इसका जब हम लोग ट्रीटमेंट किए एक स्ट्रॉन्ग बेस से तब जाकर मिला है, ठीक ना। ये स्ट्रॉन्ग बेस से जब ट्रीटमेंट किए तो ये प्राइमरी डिग्री के अमाइन या फ्री अमाइंस हमको मिले हैं। जैसे ये जो मिल रहा है ना, अगर इससे हमको कोई अमाइन लेना होता तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि अमोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस। कहें कि जो अमोनोलाइसिस होता है उसका एक डिसएडवांटेज होता है क्या, कि हमको क्या एक मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस मिलते हैं, यही एक डिसएडवांटेज है। ऐसे तुमसे पूछ सकता है कि बताओ कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है अमाइनोलाइसिस का। अमाइनोलाइसिस हम लोग अमाइन बना रहे हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इससे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो अमाइन है उसका पूरा एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउएवर प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। याद कर लेना अमाइनोलाइसिस मेथड से हमारा जो प्राइमरी अमाइन है एक मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। कब एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, जब लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सेस में क्या लिए हैं, हम अमोनिया, ठीक है। ये एक्सेस हम लोग क्या लिए हैं, अमोनिया को एक्सेस में लिए हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, याद कर लेना जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड होती है किसकी होगी, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं तो ये अभी भी यहाँ पे वैलिड है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको एक बार तुम लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है, इंडेक्स के। नेक्स्ट जो मेथड है गेन करने का मीन्स अमाइन बनाने का, तीसरा मेथड है वो क्या है हमारा, नाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल है, और नाइट्राइल का हम लोग क्या रिएक्शन करा रहे हैं, किसी निकल से या सोडियम अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो हमको क्या मिल जाता है, याद कर लेना ये वाला कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट याद कर लेना, ठीक है। इससे रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइन मिलता है। इसके जगह या तो ये हम ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक ना। जरूरी नहीं केवल यही हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, लिखा है कि नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन। याद कर लेना ये हमारे क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ये करवा रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, प्राइमरी अमाइन मिलता है। याद कर लेना नाइट्राइल से हमको हमेशा प्राइमरी अमाइन ही मिलता है, ठीक ना। और दो कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइंस, ठीक है। जो स्टार्टिंग अमाइन है उसमें जो हम लोग का मिलेगा अमाइन, उसमें 1 कार्बन एटम ज़्यादा मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड। अब कोई एमाइड है, इसका क्या कराते हैं हम लोग, रिडक्शन कराते हैं। ये रिडक्शन किससे हो रहा है, वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब इसका रिडक्शन होगा तो कुछ नहीं करना है, ये जो O है ना इसको हटा दो, इसको हटा दो बस, और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, बस वही हो गया। कभी भी जब रिडक्शन कराना है इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसको हटाओ और यहाँ पे H2 लगा दो, ऑक्सीजन हटाओ और इसको लगा दो, ठीक है, वही लिखा है। नेक्स्ट जो मेथड है गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। गैब्रियल पैथिलामाइड मेथड के थ्रू क्या बनाना है, अमाइन बनाना है। इस मेथड के थ्रू हम लोग प्राइमरी डिग्री का अमाइन बनाते हैं, ये पहले याद कर लेना। और इस मेथड से हम लोग केवल एलिफैटिक अमाइंस बनाते हैं। इस मेथड से हम लोग केवल याद कर लेना एलिफैटिक अमाइंस बनाते हैं।
एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देखो यहाँ पे लिखा है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ द एनओएन फाउंड बाई पैथिलामाइड। याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है? देखो सबसे पहले हम लोग ये क्या लिए, पैथिलामाइड। ये कैसे बना था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े थे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स इससे पहले वाला जो वीडियो में बनाया वहाँ पे आया था, लास्ट टॉपिक जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे। अब देखो इस पैथिलामाइड का KOH से पहले रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं, ये बेस है, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से H हट जाता है, ठीक है ना, यहाँ से H गया और यहाँ पे K आ गया। अब ये RX है, ये प्लस जाएगा, ये माइनस, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ रहता है K को हटा करके, देखो R आ गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसी का हम फिर से बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक ना। अब बेस से रिएक्शन करा रहे हैं तो कुछ नहीं, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये जितने भी बॉन्ड होंगे इसको हटाएगा यहाँ से केवल, और ONA जोड़ते चले जाएगा। देखो यहाँ से ONA, ये H प्लस लेके चलाएगा, ये देखो हमारा, तो यहाँ से RNH2, इसमें थोड़ा एक H इधर का एक बेस का इधर के लिए, तो हमको बन गया RNH2 बन जाता है, ठीक ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे NaO जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, फिर ये हमको मिल जाएगा एसीटेट के रूप में, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे हमको जो हमको मेजर प्रोडक्ट चाहिए था वो क्या मिला? हमको प्राइमरी डिग्री का एमाइन मिलता है, याद कर लेना। इससे केवल हम लोग मतलब कौन एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनाते हैं, एलिफैटिक अमाइंस बनाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना। ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो नेम रिएक्शन में कराया भी हूँ, यहाँ पे भी आ गया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। सेम जैसे अभी हम लोग ये वाला रिएक्शन देखे थे, इसमें इसको हटाओ H2 लगा दो, तो यहाँ से इसके थ्रू रिडक्शन करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन कराने के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं लेना है। हॉफमैन ये ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम, देखो ब्रोमीन इन बेसिक मीडियम ये क्या कराता था? हम लोग का हैलोफॉर्म रिएक्शन कराता था जब कीटोन होते थे या एल्डिहाइड होते थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था, ठीक है। तो ये वाले हैं वही सेम रिएजेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब देखो ये कीटोन नहीं है ना, तो एल्डिहाइड है, ये क्या हमारा है? एमाइड है। तो इसका क्या करा रहा है? इसका करा रहा है डिग्रेडेशन रिएक्शन, मीन्स एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं, इस कार्बन को हटा दो, केवल NH2 कर दो। कभी भी जो रहेगा प्रोडक्ट बनेगा ना, इस वाले पूरे ग्रुप को हटा दिया करो और इसको लाकर ऐसे जोड़ दिया करो, ठीक है। मान लो कार्बन वार्बन रहेगा तो उसको लगा देना, मान लो ये CH रहता है इधर, ऐसे होता RCH2 COO रहता, फिर यहाँ पे NH2 होता है, तो इसको हटाओ इतना, फिर इतना लगाओ, जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, इसको अच्छे से तुम लोग तैयार कर लेना। यहाँ पे लिखा है कि राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक ना। ये जो कन्वर्जन हुआ इसका भी इक्वेशन लिखना है, इसको तुम लोग देख लेना कैसे हो रहा है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, किस वाले चैप्टर में पढ़े हैं बताओ? किस चैप्टर में इसको हम लोग पढ़े होंगे? इतना तो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है या ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये वाले रिएक्शन जो हम लोग हाइड्रो एल्केन पढ़ रहे थे वहाँ पे था, ठीक है ना। अभी ये वाला जो रिएक्शन पढ़े हैं यहाँ पे पढ़े हैं कि कैसे कराते हैं, रिडक्शन करा देते तो मिल जाता है, तो ही है। अब देखो क्वेश्चन आ गया है कि विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन। अब बताओ कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा? सोचो। अभी हम लोग देखे थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसका क्या कराएगा? रिडक्शन कराता है, तो यहाँ से हमको प्राइमरी अमाइन मिलती है ना, तो ये पहला सही है। ये हमको क्या देगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये हमको सेकेंडरी अमाइन देता है, ठीक है ना। ये हमको क्या देगा? सेकेंडरी अमाइन। तो आंसर जो होना चाहिए हमारा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। और ये क्या है हमारा? इसका भी देखो क्या करा रहा है? रिडक्शन करा रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे देखो 1 कार्बनलेस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यही हमारा यहाँ पे NaOH और Br होता है, तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाता है, जो ये मैं बोल रहा हूँ। देखो ये सब कुछ सेम रहेगा, केवल डिफरेंस क्या हो रहा है हमारे रिएजेंट का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिएजेंट टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना। तो रिएजेंट चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखो क्या बनता, ये बनता CH3 CH2 NH2, जबकि ये क्या बनता? CH3 NH2 बनता। सोचो, रिएजेंट चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज हो गया। बी का आंसर तुम लोग बताओगे, जो बी नंबर क्वेश्चन है इसको तुम लोग करके बताना, ओके। बी नंबर का क्वेश्चन आगे मैं बढ़ता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर द कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथेनामाइन। बताओ एसिटामाइड कौन है हमारा? CH3 COO, ठीक है ना, NH2, इसी बोलते हैं एसिटामाइड से मेथेनामाइड, मेथेनामाइन। मेथेनामाइन मीन्स क्या? CH3 NH2।
तो ऐसा कौन बनाता था, अभी हम लोग देखे थे 1 कार्बनलेस प्रोडक्ट बन रहा, मीन्स दूसरे का कौन सा सही हो जाना चाहिए, ए। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं कराता हूँ। ठीक है, बोला कि इन द सेट ऑफ रिएक्शन यम ब्रोमो बेंजोइक एसिड गिव ए प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। ओके, तो सबसे पहले देखो SOCl2 किससे रिएक्ट करेगा, इस COOH से। क्या होगा, देखो यहाँ पे Cl2 है, तो पहले तो SO जो है ना यहाँ से एक O लेता है, तो हो जाएगा ये SO2। एक Cl है, यहाँ से H के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा HCl। अब यहाँ पे एक Cl और बचा है, तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये जो कंपाउंड पूरा बनता है ये हो जाता है ऐसे COOCl, एसिड का क्लोराइड हो गया। अब इसका अमोनिया से रिएक्शन होगा NH3 से। NH3 से देखो जब रिएक्शन करने आता है तो यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से ये H, तो ये Cl बना लेता है, अपना निकल गया, और यहाँ पे NH2 आके जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो देखो क्या बना, यहाँ पे COO बना और यहाँ पे NH2 हो गए। ओके, अब इस NH2 का इस पूरे बेस के साथ अभी हम लोग पढ़े थे क्या रिएक्शन कराता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो 1 कार्बनलेस प्रोडक्ट बनता है, ये कार्बन चला जाता है, यहाँ पे NH2 आके डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो क्या बना हमारा जो बन गया आंसर C हो गया। ठीक है ना, तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बताओ मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बताओ कौन सा मेथड है जिसमें एनिलीन हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ बेंजीनामाइड विथ ब्रोमाइड इन एल्किलाइन सॉल्यूशन, तो इससे हम लोग बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विथ H2PD इथेनॉल, इससे भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला मेथड अभी जिससे हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाए वही गैबारिल पैथिलामाइड सिंथेसिस, ये मेथड से हम लोग कहाँ बना पाते हैं, इस मेथड से हम लोग नहीं बना पाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ RCOO NH2 विथ Br2 एंड KOHR। ठीक है, तो बताना है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक, देखो यार मेरा बैचमेट है, परेशान कर रहा है यार, प्लीज यार बना लेने दो भाई। ठीक, सॉरी यार, मेरा बैचमेट मुझे चिढ़ा रहा था यार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यार। ऐसे आते हैं बैचमेट परेशान करते हैं यार, इससे तुम लोग डिस्टर्ब मत होना, तुम लोग भी कॉलेज आओगे देखोगे ऐसे ऐसे बैचमेट मिलेंगे भाई, मतलब इतना तुमको उनसे लगाव हो जाएगा ना कि मतलब तुम्हारे साथ कितना भी मतलब बदमाशी करें तुम लोग कुछ कह नहीं सकते। वही मेरा भी हाल है, बस मैं मुस्कुरा रहा हूँ अब इस टाइम। चलो शुरू करते हैं यार। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ RCO NH2 विथ Br2 एंड KOHR। तो बताओ कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। अभी हम लोग देखे थे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये Br2 और KOH क्या कराता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराता है। तो बताना है कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पे रिएक्शन में तो कोई इंटरमीडिएट दिया नहीं था, लेकिन ठीक है तुम इसका इंटरमीडिएट याद कर लो यार। इसका क्या बनता है इंटरमीडिएट, देखो ये एक बनेगा, 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, एक बनता है RCONH Br बनता है, ठीक है, और एक बनता है RNCO। ठीक है, इसका अरेंजमेंट पूरा मैकेनिज्म है, मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था इसलिए मैं ले लिया हूँ, क्योंकि इस टाइम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरमीडिएट ही पूछ रहे हैं। थोड़ा सा यार देखो इतना टाइम नहीं कि मैं तुमको अब समझाते हुए चलूँ। ठीक है, कम टाइम है इसलिए यार तुम लोग प्लीज़ इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक, C और D क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना। अब देखो ये भी NCERT के क्वेश्चन हैं, इसको देख लेना। मैं कराता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा है अमाइंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो कई टाइप के अमाइंस होंगे, प्राइमरी डिग्री का अमाइन, सेकेंडरी डिग्री का अमाइन, टर्शियरी डिग्री का अमाइन। तो बताओ किसमें ऐसा कौन सा अमाइन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, बताओ ऐसा कौन सा होगा, या होगा तो बहुत कम होगा। देखो लिखा है ये टर्शियरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम अवेलेबल टू फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स 3 डिग्री का जो एमाइंस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या रीजन बता दिया है। अब सोचो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। मीन्स जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए बोला है। देखो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये सब कलरलेस वलरलेस चीज़ें नहीं पढ़नी। देखो लिखा कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जितना ज़्यादा लोअर होगा मॉलिक्यूल, मीन्स जितना ज़्यादा R ग्रुप कम होगा उतना ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी। तो ही बोला है कि लोअर द एलिफैटिक मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबल होगी, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है,
क्योंकि सोलिबिलिटी जैसे जैसे मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी, तो सोलिबिलिटी लेकिन डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता है या मॉलिकुलर मास बढ़ जाएगा, मीन्स आर ग्रुप बढ़ जाएगा ना, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है और हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट बढ़ता जाता है, ठीक ना। इस तरीके से जो हायर अमाइंस होते हैं वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें ऑफ नाइट्रोजन एमाइंस की एंड ऑक्सीजन की, तो देखो नाइट्रोजन कितना होता है 3 होता है और इसका 3.5 होता है, ठीक है। यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ एमाइंस एंड एल्कोहल, बताओ किसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, एल्कोहल की वाटर की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमारा एल्कोहल जो होगा एमाइन से ज़्यादा सोल्यूबल होगा, याद कर लेना, जैसे यहाँ पे दिखा है, बताओ व्हिच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड व्हाई, तो बताओगे एमाइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल ईथर एंड बिकाज, ये तुमसे पूछा था, तो बताओ कि एल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल होगा कि एमाइन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, तो एल्कोहल होगा, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो लिखा है कि अमाइन जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होते हैं, जैसे अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, हाइड्रोजन है, उनके पास हाइड्रोजन है, जबकि 3 डिग्री का एमाइंस ये नहीं बना पाता है, ठीक है। देखो बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमाइंस इज शोन, इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अब बताया था ना कि जिसमें जितना ज़्यादा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी डिग्री के एमाइन का, प्राइमरी डिग्री के एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा, फिर सेकेंडरी डिग्री, फिर टर्सरी डिग्री का। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है प्राइमरी एमाइन में, ये बताएं, इसको देख लेना। यहाँ पे एक लाइन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन एल्कोहल एंड एल्केन ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम मोलर मास आर शोन इन द टेबल, इस टेबल की बात कर रहा है, इस टेबल में दिखाया गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ये एल्कोहल हो गया, ये प्राइमरी अमाइन हो गया, और सबके मॉलिक्यूलर मास बराबर है, और ये हमारा एक नॉर्मल एल्केन हो गया, ठीक है। अब बताओ सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, अच्छा तगड़ा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होता है, एल्कोहल में, क्यों, क्योंकि उसके पास O है और O की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, याद कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। और कैसे पता करेंगे किसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ा हो रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, फ्लोरीन होती तो वहाँ पे ज़्यादा होता, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद किसका, नाइट्रोजन का, इसलिए देखो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे होगा, और ये हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, देखो सबसे लास्ट में गया, इसका 300 है, तो वैल्यू किसी की नहीं याद करनी है, बस ध्यान देना है कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, इसका सबसे लास्ट में गया। केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग देखें, तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कैसे होता है, कह रहे हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम एंड प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द नाइट्रोजन एटम मेक्स द अमाइंस रिएक्टिव। याद कर लेना, अमाइंस हमारे जो होते हैं वो रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होती है किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में, और उसके पास जो नाइट्रोजन है उसके पास एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो लोन पेयर ग्रुप में काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन एटम आल्सो डिसाइड द, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहले तो वो रिएक्टिविटी को डिसाइड कर रहा है क्या, कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी क्या है कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हैं नाइट्रोजन से, ठीक ना, वो भी डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा, कोर्स ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। दिस इज वाई प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन डिफर इन मेनी रिएक्शन, इसीलिए देखोगे कि बहुत से रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन एक दूसरे से डिफर करते हैं। मोर ओवर एमाइंस बिहेव, लेकिन अगर देखा जाए तो मोर ओवर एमाइंस जो बिहेव करते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से करते हैं, याद कर लेना, एमाइंस जो होते हैं एक न्यूक्लियोफाइल की ही तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसे बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो एमाइंस होते हैं किसकी तरह से बिहेव करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, बेसिक कैरेक्टर एमाइंस कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्यों, बेस किसे बोलते हैं, जो अपना लोन पेयर डोनेट करे, तो देखो ये अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा क्या था, मॉलिक्यूल एनिलीन है, जो एसिड को देता है यहाँ पे अपना एक लोन पेयर और बना लेता है एनिलीनियम आयन, याद कर लेना, इस आयन क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना, ये भी क्या है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, ठीक ना। इसी तरीके से
एमाइन साल्ट, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एमाइन साल्ट का बेस से रिएक्शन कराते थे, तो क्या अभी पहले पढ़ के आ चुके हैं, जब कभी भी एमाइन साल्ट का बेस से रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता था, हमको क्या मिलता था, एमाइन मिलते थे, फ्री एमाइंस। यहाँ पे देखो सब बता रहा है एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में, ये मैं बता चुका हूँ जीओसी 1 में, जीओसी 1 में बताया था ना कि बताओ कौन सी डिग्री के अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, कौन सी डिग्री के अमाइंस। ये हमारा क्या है, एनिलीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि एनिलीन के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कैलकुलेट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसी तरह से लेकिन एनिलीनियम जो आयन होता है इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हमारा एनिलीनियम आयन है उसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, केवल 2 होते हैं। देखो लिखा एनिलीनियम आयन जो होते हैं इसके पास केवल 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैलकुलेट स्ट्रक्चर है, जबकि इसके पास एनिलीन के पास 5 हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले याद कर लेना, ये बोला है कि वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और मैं बता भी चुका हूँ कि जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। 10 बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है। 10 कैन इंटरप्रेट दैट एनिलीन जो है उसके पास 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जबकि एनिलीन के पास 2 है। हेंस प्रोटॉन बताओ कौन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टेबिलिटी आर द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन और अदर एरोमेटिक अमाइंस वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसके पास किसकी होगी, अमोनिया के पास होगी, याद कर लेना। क्यों, सोचो ये जो होगा हमारा एनिलीन का जो लोन पेयर है ये रियूनेंस में चला जा रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं लोन पेयर, जबकि अमोनिया का जो लोन पेयर है उसी के पास ऐसे NH3 है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये इजीली दे सकता है, जबकि इसका लोन पेयर तो कहीं और टहल रहा है भाई। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे किसी को दूंगा, और कोई पैसा रख के बैठा है तो इजीली दे सकता है ना। तो एनिलीन जो है अपना पैसा बांट दिया है, उसके पास है ही नहीं, और जो ये हमारा अमोनिया अपना पैसा रख के बैठा हुआ, आओ मैं दूंगा तुमको पैसा। बोला है कि इन केस आप सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एमाइन की बात करें तो इट वुड बी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, याद कर लेना। और ये मैं बता चुका हूँ कहाँ से, जीओसी 1 में, कि जो प्लस एम जिसका लगता है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव ना करें। मीन्स सोचो अपना वो पैसा कहीं देना चाहता था लेकिन वो कोई लाके पैसा वापस देने उसको शुरू कर दिया तो उसका पैसा खत्म ही नहीं होगा ना। तो प्लस एम वाले क्या करते हैं, पैसा दे रहे हैं एनिलीन को तो उसकी बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, जबकि जो माइनस वाले होते हैं खींच रहे हैं पैसा, मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो उसके पास और पैसा है ही नहीं, मीन्स इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, ऐसे समझो, ठीक है ना। पैसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो हर एक चीज़ अब पैसे पे डिसाइड हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन देखो इसको हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि अमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है जो एसाइलेशन, ठीक ना। एसाइलेशन मीन्स क्या, ये हमारा प्राइमरी डिग्री का एमाइन है, ठीक है ना। अब इस प्राइमरी डिग्री का एमाइन से कोई एसिड का क्लोराइड है, देखो ये क्या है, CH3COCl है, इसे बोलते हैं एसाइल, इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है, कुछ नहीं, देखो इसको यहाँ से ऐसे रिमूव किया, ठीक है, यहाँ से, तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम हुई थी, यहाँ पे अपना लोन पेयर दे रहा है। ये पूरा मैकेनिज्म बता रहा है, थोड़ा सा बस देख लो, बाकी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखो अब ये हाइड्रोजन जो था ये बॉन्ड रिमूव हो गया, ये वाला बॉन्ड इसके साथ निकल गया, इसके HCl के साथ, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो देखो AH और ये चले गए, ठीक है ना, एक तो एक H चला गया है, तो यहाँ पे हो गया NH और ये हमारा C यहाँ पे C हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे C हो गया, एक बॉन्ड इसका बन गया ऐसे, मान लो ये वाला चला गया, एक तो NH हो गया, ये हो गया, और ये CH3 था, ये पहले से देखो CH3 है, और यहाँ पे O जो था फिर से बैक में एक बार आके उसे जुड़ गया, मीन्स HCl निकलता है। तो याद करना एसाइलेशन में HCl निकल जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक बार HCl जाएगा, इसको लाके ऐसे बस जोड़ दिया करो, केवल ऐसे लाके जोड़ दो, तो वही बस कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या करना है, ध्यान क्या करना है, ऐसे H निकालो, यहाँ से HCl बस एक से लाके जोड़ दो, ऐसे ये भी क्या। लेकिन क्या 3 डिग्री का एमाइन होता तो हो पाता, एसाइलेशन 3 डिग्री एमाइन में नहीं हो पाता, याद कर लेना। जो 3 डिग्री का एमाइन होता है उसमें एसाइलेशन नहीं हो पाता। प्राइमरी डिग्री के एमाइन सेकेंडरी डिग्री के एमाइन में हो गया, लेकिन 3 डिग्री के एमाइन में नहीं हो पाता। ये हमारा है बेंजीना माइन, उसका भी एसाइलेशन करवा रहे हैं, ठीक ना। एसाइलेशन कुछ नहीं, इसको हटाओ और इसको हटाओ, इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको लाके यहाँ पे जोड़ दो, तो ये बन गया एस्टिक एसिड अपना बन गया, ठीक है। ऐसे करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको एक बार देख लेना। रुको मैं ये बता देता हूँ, देखो ये प्राइमरी डिग्री का एमाइन है, कुछ नहीं, इसका ये Cl हटाओ और इसको लाके और यहाँ से एक H और NH कर दो और यहाँ लाके जोड़ दिया, देखो HCl निकाल दिया, ठीक ना।
सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एक पॉइंट आ गया हमारा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इसको मैं कराया हूँ नेम रिएक्शन में, यहाँ पे भी देखते हैं, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को बोलते हैं क्या, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एलिफैटिक एंड एरोमेटिक जो प्राइमरी एमाइंस होते हैं इनको हीट किया जाता है विथ क्लोरोफॉर्म। देखो हमारा क्या है, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन लेना है यार, ये ध्यान रखना कि कार्बाइल एमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होते हैं वो कौन देते हैं, एलिफैटिक एमाइन या एरोमेटिक एमाइन। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं, वो प्राइमरी डिग्री के एमाइंस होते हैं। इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड ओके या कार्बाइल एमाइन, जो क्या देता है, एक फाउल ऑर्डर देता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्यों देखना, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है ना, और एक फाउल स्मेल देता है। तो देखो यहाँ पे ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। सेकेंडरी एंड टर्सरी जो एमाइन होते हैं डू नॉट शो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को सेकेंड डिग्री के टर्सरी डिग्री एमाइन शो नहीं करते हैं। यही सब लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताओ कौन सा है जो कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देता है, ठीक ना, या आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा, तो सेकेंड डिग्री का एमाइन, थर्ड डिग्री का एमाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड देखो, कुछ नहीं करना है, ये जब भी CH3 आए प्राइमरी डिग्री का एमाइन हो, CH3 हो और KOH हो इन बेसिक मीडियम एल्कोहलिक मीडियम, ठीक ना, ये क्या कराएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। मीन्स कुछ नहीं करना है, NC करना है, H को हटाओ यहाँ से, एक C लाके यहाँ पे जोड़ दो, बस इस N को हटाओ, H को हटाओ और C को हटाओ, एक लाके यहाँ पे C जोड़ दो H को हटा करके, तो देखो आइसोसाइनाइड बन गया है, ठीक ना। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जब किसी भी अमाइन का नाइट्रस एसिड मीन्स HNO2, देखो HNO2 भी लिख सकता है या NaNO2 प्लस HCl, या ये लिखेगा या तो ये लिखेगा, बात एक ही है, या NaO2 कोई लिखे प्लस HCl या HNO2 लिखे, क्योंकि ये दोनों देखो रिएक्शन करते हैं, ये हो जाता है NaCl और ये होता है HNO2, तो ये बात है, ठीक है। तो ये जब कभी भी देखो लिखा है, जब कभी प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से, प्राइमरी दो चीज़ें बोला है, प्राइमरी हो और क्या हो, एलिफैटिक एमाइंस हो, जब किसी भी HNO2C रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिफैटिक डायजोनियम साल्ट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एलिफैटिक डायजोनियम साल्ट बनाते हैं, जो ये बना हुआ है। और ये कैसा होता है, याद कर लेना, ये अनस्टेबल होता है, एलिफैटिक डायजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन निकाल करके दोबारा क्या बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये लिखा है, क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड। अब दो जो एक मात्रात्मक नाइट्रोजन जो निकलता है, थोड़ा ज़्यादा निकलता है, इसका यूज कर देते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। याद कर लेना कि जो नाइट्रोजन निकल रहा है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, अमाइनो एसिड और प्रोटीन के एस्टिमेशन में। नेक्स्ट है इसी में रिएक्शन जो हो रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, किसका, एरोमेटिक अमाइन का। एक तो हम लोग देखें प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन था, अब एरोमेटिक अमाइन देखते हैं। ये लो टेम्परेचर पे क्या बनाएगा, वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेगा, जो स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर पे। याद कर लेना कितने टेम्परेचर पे बात हो रही है, लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। देखो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं 273 278, ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेबल होता है। यहाँ पे लिखा कि सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन ए डिफरेंट मैनर, लेकिन ये सेकेंडरी और टर्सरी अगर एमाइंस होते हैं ये डिफरेंट मैनर में रिएक्शन करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ऐसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं एराइल मीन्स क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, विच इज आल्सो नोन है हिंसबर्ग रिएजेंट। याद कर लेना कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स C6H5SO2Cl को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, जो रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन से और सेकेंडरी अमाइन से, ठीक है ना। ये 3 डिग्री के अमाइन से रिएक्शन नहीं करता है। अगर कोई पूछे हिंसबर्ग रिएजेंट किससे किससे रिएक्शन करता है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन करता है, ये 3 डिग्री के अमाइन से रिएक्शन नहीं करता, और बनाता है सल्फोनामाइड बनाता है। क्या बनाता है, सल्फोनामाइड बनाता है, ओके। यहाँ पे देखो लिख रहा है ये हमारा कौन सा डिग्री का अमाइन है, ये हमारा प्राइमरी डिग्री का अमाइन है, जो रिएक्शन करा विथ बेंजीन सल्फोनामाइन से, ठीक ना। और क्या बना रहा है, देखो लिखा है क्या बनाता है, सल्फोनामाइड। और ये सल्फोनामाइड जो बन रहा है कैसा होता है, सोल्यूबल इन बेस। बेस में सोल्यूबल क्यों, क्योंकि इसके पास देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना, रिएजेंट वाले टॉपिक में। तो ये कैसा हमारा देखो ये बेस में सोल्यूबल क्यों, क्योंकि इसके पास अब देखो ये जो बेंजीन सल्फोनामाइड है ये बेस में सोल्यूबल है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। जबकि जो सेकंड डिग्री का अमाइन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन तो करता है, लेकिन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये सब लिख दिया है यहाँ पे,
ठीक है, वो जो मैं बोल रहा हूँ वही देखो यहाँ पे लिखा है। और जो 3 डिग्री का एमाइन है बेंजीन सल्फोनामाइन से रिएक्शन ही नहीं करता है। 3 डिग्री का एमाइन डू नॉट रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनामाइन, 3 डिग्री एमाइन डू नॉट रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक ना, या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से हिंसबर्ग ग्रेडिएंट। दिस प्रॉपर्टी, यही जो प्रॉपर्टी है जो तीनों एमाइंस को अलग करते हैं, ठीक ना। प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस रिएक्टिंग विद बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड इन ए डिफरेंट मैनर इज यूज्ड इन द डिंग्विशिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन को हम लोग अलग करने में, सेपरेशन करने में यूज किया था। अगर मिक्सचर दे दिया जाए प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्शियरी डिग्री का एमाइन, तो इसी मेथड से हम लोग अलग करते हैं। हाउएवर इस टाइम देखो हिंसबर्ग रिएजेंट के जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय द पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड मीन्स समझे, यहाँ पे क्या था, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, कुछ नहीं वही करना है। देखो सल्फोनाइल क्लोराइड ही, सल्फोनाइल SO2Cl है, यहाँ पे एक CH3 लगा दो, यही हो गया पैराटोल्यूइन। समझ में आया, बस वही था, केवल यहाँ पे CH3 जोड़ दो। अब लेकिन वही सल्फोनाइल क्लोराइड मीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के प्लेस पे हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक। अब बताओ जो एनिलीन है हमारा, इसका कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस एम है, प्लस एम इफेक्ट है मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर बढ़ाएगा, आर्थो और पैरा बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा हमारा आर्थो और पैरा पे अटैक करता चला जाएगा, ठीक ना। तो देखो अगर यही ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट हो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, पूरा यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। यदि ये अल्कोहल होता तब भी इसी टाइप का ब्रोमीन जुड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे H2 हो तभी आपके तीनों पे जुड़ता, ठीक ना, यहाँ पे OH होता, तो जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यदि यहाँ पे CH2 होता तो केवल और केवल कहाँ पे जुड़ता, या तो एक जगह, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे जुड़ता, ठीक ना। बाकी देखो देख ली, ये सब बोला है जो मैं अभी बोला हूँ। लेकिन देखो अब एनिलीन जो होता है इसका जो प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इस एनिलीन में कौन से इफेक्ट लगता है, प्लस एम इफेक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव। सोच रहे हो, देख रहे हो, ये चाहे पोलर सॉल्वेंट हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, यहाँ पे Br आके एक्ट मतलब लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्लस एम इफेक्ट है बहुत तगड़ा इफेक्ट है। इसलिए अगर मान लो तुमको केवल आर्थो बनाना होता, केवल तुमको पैरा बनाना होता, तो कैसे बनाते, तो इसकी रिएक्टिविटी को हम लोग कम करते हैं। कैसे करते हैं कम, बाई एसाइलेशन। बाई एसाइलेशन देखो यहाँ पे करा रहे हैं, बाई एसिटाइलेशन हम लोग जो NH2 ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, ताकि जिससे हमको आर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सके। देखो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, पैरा, ठीक ना। अब ये कैसे मिलता है, तो हम लोग क्या करा रहे हैं, जो NH2 ग्रुप है उसकी दिस कैन बी डन बाय, देखो यहाँ पे लिखा है दिस कैन बी, जो मैं बोला हूँ यहाँ पे सब तुम लोग पढ़ोगे तो जो मैं बोला हूँ वही सब लिखा हुआ है कि जो NH2 ग्रुप है उसकी जो प्लस एम इफेक्ट है, एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाई एसाइलेशन विद एसिटाइल एनहाइड्राइड। देखो एसिटाइल एनहाइड्राइड है, इससे हम लोग क्या कराते हैं, उसका प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो एसिटाइलेशन करा देते हैं, ठीक ना, एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसको फिर से हटाना हो तो क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो। देखो हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है ना। यहाँ पे Br2 था और यहाँ पे Br पहले जोड़ लिए, यहाँ पे एक बार आर्थो या पैरा पे, देखो यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, यहाँ पे भी। अब इसको दोबारा हटाना हो तो क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, बस हो गया, हमको मिल गया फिर से वही प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस मेथड से करते हैं, ठीक है ना। बी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ए भी है। पहला तो ये था हमारा ए, क्या, ब्रोमिनेशन, ये ब्रोमिनेशन था। दूसरा क्या है, नाइट्रेशन। अब देखो जब नाइट्रेशन होता है, अभी हम लोग देखें NH2 का तो इफेक्ट बहुत तगड़ा ही है ही, प्लस जब इफेक्ट आर्थो एक्टिवेटिंग तो होता है, तो ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट तो बनाता है। देखो आर्थो भी बनता है और पैरा भी बना है, लेकिन मेटा प्रोडक्ट भी बनाता है। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है, पहले तो याद कर लेना कि आर्थो पैरा सबसे ज़्यादा बनता है, मोस्टली वही बनता है, बनना चाहिए था दूसरे नंबर पे आर्थो, बन गया क्या, मेटा। इसको याद कर लेना, 51, 47 और ये 2% ठीक केवल बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना कि नाइट्रेशन में हमको तीनों मिलते हैं, आर्थो पैरा और मेटा। सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा पैरा होता है, हमेशा होता है, तो पैरा ही होगा, उसके बाद मेटा और उसके बाद हमारा आर्थो रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो NH2 है ना, एसिडिक मीडियम में क्या बना लेता है, एक एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन अब बन गया। अब जो एनिलीनियम आयन बना है, एनिलीनियम आयन, देखो लिखा है एनिलीनियम आयन, ये एनिलीनियम जो आयन होता है वो कैसा होता है, प्लस एम डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। एनिलीनियम आयन जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, इस वजह से जो होता है ये मेटा भी बना लेता है, ठीक है ना।
हाईवर बाय, अब देखो फिर से वही जो मैं अभी बोला था, इसकी प्रोटेक्टिंग कैपेसिटी उसको प्रोटेक्ट कर लिए हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करके फिर से हमको केवल पैरा प्रोडक्ट बनानी है, पैरा नाइट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाए, कैसे बनाए, एसिटाइलेशन से, देखो यहाँ पे एसिटाइलेशन से लिए हैं, ठीक है ना। इसकी जो रिएक्टिविटी थी इतनी ज़्यादा उसको कम किए हैं, कैसे, एसिटाइलेशन से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन विल बी गिव द, अब बताओ कौन सा देता है ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट, कौन देता है, जो फर्स्ट डिग्री का एमाइन हो। ये तो हमारा एनिलीन हो गया, ठीक है। तो एलिफैटिक एमाइन है कि एरोमेटिक एमाइन, फर्स्ट डिग्री का एमाइन होना चाहिए, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। तो हमारा जो आंसर हो जाना चाहिए बॉस वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेकंड डिग्री का एमाइन है, तो ये हो नहीं सकता। ये हमारा 3 डिग्री का एमाइन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा सेकंड डिग्री का एमाइन है। तो आंसर जो हो जाना चाहिए ए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एमाइन दैट रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसोल्युबल प्रोडक्ट। देखो ये कब आया था, 2019 में। पहला तो बोला है कि हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, तो बताओ हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट करता था, प्राइमरी डिग्री का एमाइन और सेकेंडरी डिग्री का एमाइन। बताओ 3 डिग्री का एमाइन तो नहीं करता है। अब बताओ उन दोनों में भी कौन बेस रिएक्शन करता था, फर्स्ट डिग्री का एमाइन। कौन बेस रिएक्शन नहीं करता था, सेकंड डिग्री का, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते थे। तो आंसर जो हो जाना चाहिए वो कौन सा हो जाना चाहिए, देखो बोला कि एल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, तो हमको कौन सा खोजना है, सेकंड डिग्री का एमाइन। तो ये बताओ कौन सा डिग्री का एमाइन है, ये सेकंड डिग्री का एमाइन। ये हमारा 3 डिग्री का एमाइन है तो होगा नहीं, ये प्राइमरी डिग्री का एमाइन है, ठीक ना। और ये भी हमारा प्राइमरी डिग्री का एमाइन है। जब कभी भी नाइट्रोजन केवल एक कार्बन में अटैच हो तो प्राइमरी डिग्री का एमाइन, जब कार्बन जो है ये वाला, ठीक है, ये देखो हमारा नाइट्रोजन ये कितने कार्बन से अटैच था, केवल एक से, तो प्राइमरी डिग्री का। ये हमारा NH2 कितने कार्बन से अटैच, केवल एक से, तो प्राइमरी डिग्री का एमाइन। ये देखना है कि हमारा नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, इससे हम लोग क्या पहचानते हैं, डिग्री ऑफ एमाइन नाइट्रोजन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन जब होता है इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो आल्सो गिव्स मेटा, बताओ वो मेटा प्रोडक्ट देता है। देखो 2018 में ऐसा क्यों देता था, अभी बताया था ना, क्योंकि एनिलीनियम आयन बन जाता है। मेटा प्रोडक्ट इसलिए देता है क्योंकि क्या बनता है, एनिलीनियम आयन। तो देखो लिखा कि इंस्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोज टू ओनली मेटा पोजीशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमाइंस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलीनियम आयन। तो हमारा डी से हो गया, ठीक है ना। एनिलीनियम आयन की वजह से ही मेटा बन रहा 47%। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते थे, जो प्लस एम इफेक्ट होता था वो एमाइंस का, एनिलीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता था। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ रहा था वो रुक जाएगा, ये हीट लेगा जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर चलाए तो ये दे नहीं पाएंगे ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, हमारा थर्ड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, थर्ड पहले नंबर पर होगा, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, तो सी हो गया आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल एमाइन। बताओ एराइल जो एमाइन होते हैं उनके बारे में क्या सही दिया गया है, एराइल एमाइन के बारे में क्या सही बता रहा है। तो बताओ एराइल एमाइन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल एमाइन। तो बताओ एराइल एमाइन क्या ज़्यादा बेसिक हो सकते हैं किसी एल्काइल एमाइन से, ये गलत है। क्यों, क्योंकि उनका जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो रियूनेंस में चला जाएगा, खुद अपना लोन पेयर दे नहीं पाएंगे, तो कैसे ज़्यादा बेसिक होंगे, तो गलत हो गया। एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक दैन, ये भी गलत हो गया। एराइल एमाइन कभी भी एल्काइल एमाइन से बेसिक ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। एराइल एमाइंस आर जनरली लेस बेसिक, ये सही लग रहा है, दैन एल्काइल एमाइन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड बाई इंट्रैक्शन विद द एरोमेटिक रिंग, ठीक ना, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सही ज़्यादा लग रहा है। एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक, ये गलत हो गया, तो सी वाला 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक। अब मोस्ट बेसिक है मीन्स क्या, प्लस एम जो लगा रहा होगा, सोचो इसका ये रिजोनेंस में चला जा रहा है तो ये अपना लोन पेयर दे नहीं पाएगा किसी को। इसका वाला भी नाइट्रोजन कहाँ जा रहा है, रिजोनेंस में, इसका ये रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, क्योंकि रिजोनेंस कहाँ पा रहा है, देखो डबल सिंगल सिंगल हो जा रहा है ना, तो रिजोनेंस में नहीं जा रहा है। जबकि देखो इलेक्ट्रॉन ये इधर दे रहा है और ये खींच भी रहा है, तो रिजोनेंस में, तो सबसे कम बेसिक अगर पूछ रहा होगा, सबसे कम तो ये वाला हो गया, सबसे ज़्यादा जो पूछ रहा है ये बी हो जाएगा, मोस्ट बेसिक। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी अमाइन इज फॉल्स। प्राइमरी अमाइन के बारे में क्या गलत दिया गया, तो प्राइमरी अमाइन के बारे में एल्काइल समान स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल अमाइंस, ये सही है।
एल्काइल अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये भी सही लग रहा है। एराइल अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ये गलत है। क्या बनाते थे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता था, हम लोग देखे थे ना। और एल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो NH3 के पास क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, जबकि ये हमारे एल्काइल अमाइन है, ये तो इनके पास लोन पेयर है, ये रिटर्न और दे रहा है कि लो तुम भी और ले जाओ और सबको दो, ठीक है ना, तो इसकी ज़्यादा होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मैच करना है, यहाँ पे मैच करो तो कैसे पहचानोगे क्या? देखो कह रहा है कि ल्यूकास रिएजेंट क्लाउडी अपीयरेंस देता है आफ्टर 10 मिनट्स, वो किसके लिए होता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट? ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट किस लिए होता है? अल्कोहल के लिए होता है। डी का 4 हो जाना चाहिए, डी का 4, ऐसा कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है ना, ये तो ऐसे चला जाएगा। अब देखो बोला है कि यहाँ पे गिब्स पीपीटी विथ अमोनिएटेड AgCl, ये किसके लिए लग रहा है? कोई कीटोन, ये हमारे, हाँ चलो अभी तुम लोग कैसे समझोगे इसको। देखो कि KOH मीन्स अल्कोहल दिया है, मतलब हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडियम और CaCl3 है, इसको देखते ही एक बैड स्मेल आ रहा है, मीन्स कोई प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। प्राइमरी अमाइन कहाँ पे दिख रहा है हमको? यहाँ पे, तो एक का जो जाएगा सेकेंड पे, एक हमारा सेकेंड हो गया, ऐसा एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और डी का 4, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो बी का 3rd होता है ये। देखो जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं वो एक प्रिसिपिटेट देते हैं AgNO3 के साथ, ये मैं करा चुका हूँ भी रिएजेंट वाले में, इसलिए भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार रिएजेंट देखो कितना बार मैं बोलता हूँ कि रिएजेंट मैं पढ़ा दिया हूँ, इसलिए रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसको सबसे पहले पढ़ाया था। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो कि फाइनल प्रोडक्ट बताना है, सी इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखो एसाइलेशन, वही NH2 जो है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? एस्टाइलेशन। अब एस्टाइलेशन कराने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से CH3CO ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है, यहाँ से एक H लेकर के, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जाके ऐड होगा। देखो मैं बेंजीन रिंग बना देता हूँ, यहाँ पे NaNH हो गया और COOCH3 आके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो प्लस या इफेक्ट है वो थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे Br अटैक करेगा कहाँ पे? आर्थो करता या पैरा पे, तो पैरा पहले से लगा, तो यहाँ पे Br हो गया। अब फिर से हाइड्रोलिसिस हो गया, इसको फिर से हटा दो, H ला के जोड़ दो, ये H यहाँ पे, इसको हटाओ, बस इतना, और यहाँ पे फिर से OH, तो देखो हमको फिर से वही मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देख लो कौन सा बन रहा है, ये हमको ज़्यादा जो लग रहा है वो बी लग रहा है, बी लग रहा है ना, बाकी सब वैसे ही। 50 नंबर क्वेश्चन है कि ए रिडक्शन होता है, बी बनता है, फिर देखो ये बनता है, फिर उसका रिडक्शन करते हैं तो ये बन जाता है। तो सोचो ये क्या रहा हुआ जो रिडक्शन बी बना, और बी का हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो एक आइसोसाइनाइड बनता है, यहाँ पर हमको पता है इसके प्रेजेंस में। तो पूछ रहे हैं एक क्या था? एक क्या था? कोई नाइट्रोबेंजीन रहा होगा, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन रहा होगा, क्योंकि देखो इसका तो होगा नहीं, मान लो इसका रिडक्शन कराते 2 डिग्री का अमाइन बनता होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा नहीं, मीन्स ये हमारा बी आंसर होना चाहिए। किसका रिडक्शन कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगा, यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा पहले ही, तब यहाँ पे पहले से एनिलीन देंगे तो ये होगा नहीं, यहाँ पे ये ए रहा हुआ, इसका रिडक्शन कराएंगे तो एनिलीन बनेगा। एनिलीन बनेगा तो जानते हैं एलिफैटिक अमाइन है, प्राइमरी डिग्री का, यार मतलब एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, हमारा ये टेस्ट देता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन तुम लोग करोगे 16, देखो 16 नंबर क्वेश्चन। एन एलिनिन ऑन नाइट्रेशन गिव, किसी एलिनिन का जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो क्या क्या बनता है? देखो आर्थो भी बनता था, मेटा भी बनता था, पैरा भी बनता था, सबसे ज़्यादा क्या बनता था? पैरा बनता था, फिर मेटा, फिर आर्थो। तो यहाँ पे आर्थो भी बना है और मेटा, पैरा, आर्थो, पैरा भी बना है और आर्थो भी बना है, तो ए एंड सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन द एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन गिव। बताओ एक्शन ऑफ नाइट्रस HNO2 का अगर प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन हो तो क्या बनाता था? एल्कोहल बनाता था, एल्कोहल बनाता था ना, तो एल्कोहल बनाते हैं। और वहाँ पे डाइयोनियम साल्ट नहीं बनता क्योंकि वो अनस्टेबल होता था, याद कर लेना। 80 नंबर क्वेश्चन है, बताओ कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड। बेंजोइक एसिड मोल एसिडिक होता है, देन फिनॉल, फिर साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये तो ज़्यादा सही लग रहा है कि बेंजोनोइक एसिड मीन्स ओइक है ना, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। एनिलीन, फिर साइक्लोहेक्सेलिन और बेंजीनामाइड। तो ये एनिलीन बोला है और साइक्लोहेक्सेलामाइड बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हैं, तो एनिलीन ये तो गलत लग रहा है। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ये एसिडिक एसिड है, और ये फ्लोरोक्लोरोब्रोमो, तो हमारा बी हो गया। सोचो कह रहा है कि ये ज़्यादा बेसिक है, इसको बोला ज़्यादा बेसिक है, किसके कंपेयर में हुई? इसके कंपेयर में
तो ये रिंग बनाओ और एक NH2 लगा दो, इसके कंपेयर। भाई इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला जा रहा है, तो अपना दे ही नहीं पाएगा ना लोन पेयर, ये इसके पास कुछ बचा ही नहीं, जबकि इसके पास ये दे देगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा इसके कंपेयर में। 90 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन मीन्स आइसोसाइनेट टेस्ट वी नीड हॉट एल्कली QH एंड प्राइमरी एमाइन एंड क्लोरोफॉर्म। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट, तो कौन होता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट होता है, ठीक ना। एलिफैटिक वाले नहीं होते हैं, एलिफैटिक वाले तो लेस स्टेबल होते थे ना, ये जो होते हैं एलिफैटिक, वो भी ए भी एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक, तो ये लेस स्टेबल होते हैं, जो स्टेबल होता है वो होता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन था, नाइट्रेशन पढ़ लिए थे, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सल्फोनेशन का। क्या सल्फोनेशन करा रहे हैं, तो सल्फोनेशन भी वैसे ही कराएंगे जैसे नाइट्रेशन करा रहे थे, ठीक है, बाकी रिएक्शन। तो सल्फोनेशन में देखो क्या होता था, नाइट्रेशन में आके यहाँ पे जुड़ता था, यहाँ पे जुड़ता था, ठीक है, लेकिन सल्फोनेशन में देखो यहाँ पे अब हमारा ये एसिड है, यहाँ पे ये बेस है, तो यहाँ पे इसका जो एक H है इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच हो गया पूरा एसिड ही। अब कुछ नहीं करना था, ये तो ज़्यादा कर दिए, ठीक है, कुछ मत करो, केवल SO3 ला के आर्थो या पैरा पे ऐड कर दो। सल्फोनेशन करा रहे हो ना, इसका प्लस एम इफेक्ट लगता है, देखो इसका जो इफेक्ट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, इसका जो प्लस कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम इफेक्ट लगता है ना, तो आर्थो या पैरा पे क्या जोड़ दो, SO3 या चाहिए हमारा हो गया सल्फोनेशन। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, टेम्परेचर क्या दिया, देखो लिखा कि एनिलीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एनिलीन किससे रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और बनाता है एनिलीनियम पहले हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इंटरमीडिएट है, विच ऑन हीटिंग, अब इसको हीट करते हैं, इतना टेम्परेचर है तो प्रोड्यूस करता है एक पैरा एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको ज्यूटर आयन बनाते हैं, देखो H प्लस यहाँ से चला गया यहाँ पे, तो ये ज्यूटर आयन बन गया, ठीक है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्रॉफ्ट, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन बताओ क्यों फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, मीन्स एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं देता है, क्यों, ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या बना लेता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन जो होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देता है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ एक साल्ट बना लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक लुईस एसिड और वो जो एनिलीन है एक बेस है, ठीक है। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑफ फर्दर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट वो पढ़ना है, ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो लिखा क्या है कि डाइजोनियम जो होते हैं जनरली फार्मूला देखो यही होता है, ये हमारा डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट ये है, ठीक ना। अब X के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्लोरीन ब्रोमीन तो हो ही सकता है, हम लोग यही मानते हैं, और HSO4 BF4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और सफिक्स जो लगाते हैं डाइजोनियम लगाते हैं नेम में, ठीक है, बाकी नाम बोलते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ ये सब बोल देते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो N2 ग्रुप इज कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम, Cl तो क्लोराइड बोलते हैं, यहाँ पे HSO4 तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट बोलते हैं। बोल रहा है क्या कि प्राइमरी जो एलिफैटिक अमाइंस हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए थे ये लाइन, फिर से आ गया कि जो प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट नहीं बनाते हैं, जबकि एरोमेटिक जो अमाइंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, एट ए शॉर्ट टाइम के लिए, और टेम्परेचर लो होनी चाहिए, वही बना रहा है। देखो द स्टेबिलिटी ऑफ एरिन डाइजोनियम जो आयन है एक्सप्लेन किया गया है कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस हो रहा है। कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ नहीं करना है, अभी इसको हम लोग पढ़ के ही आए हैं, कुछ मत करो। ये देखो NaNO2 प्लस HCl को हम लोग बोलते हैं HNO2, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाओ H2O, यहाँ से निकालना क्या, देखो OH नो कर दो, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देखो HNO2 है, यहाँ से हमको H2 को हटाना है, एक नाइट्रोजन केवल ला के जोड़ना है और एक हैलाइड जोड़ देना है, ठीक है ना, तो बन जाता है देखो N2Cl बन जाता है। कुछ मत करना, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, देखो यहाँ से हाइड्रोजन पूरा हट गया ऑक्सीजन के साथ, एक नाइट्रोजन इसका आके यहाँ पे ऐड हो जाता है और एक क्लोरीन, तो N2Cl बन जाता है, और NaCl तो बन ही रहा है। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोल रहा है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो स्टेबल होता है, सब चीज़ें वही बोल रहा है, ठीक है ना। ये क्लोराइड प्रिपेयर किया था, कितने टेम्परेचर पे लिखा है, नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे देखो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड विथ HCl, ओके। यहाँ पे द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस इनटू डाइजोनियम साल्ट इज नोन एज डाइजोटाइजेशन इसे बोलते हैं,
ठीक है ना। ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम साल्ट इज नॉट जनरली स्टोर, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है इसलिए इसको हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, हाँ यूज, इसको जल्दी हम लोग यूज कर लेते हैं, बना के तुरंत यूज कर लेते हैं, इसको स्टोर नहीं करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो क्या लिखा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस, याद कर लेना कि ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, ये कलरलेस है लेकिन वाटर में बहुत तेजी से सोल्यूबल होता है, एंड इज स्टेबल इन कूल, और देखे थे अभी ना कि कब स्टेबल होता है, कोल्ड टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, और पानी से भी रिएक्ट कर जाता है व्हेन वार्म, पानी से जैसे रिएक्शन करता है वार्म बन जाता है। इट डिकम्पोज इजली इन साल्ट इन ड्राई स्टेट, याद कर लेना ये ड्राई स्टेट में डिकम्पोज कर जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोब्रोमेट इज वाटर इनसोल्यूबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोब्रोमेट है ये वाटर इनसोल्यूबल है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन याद कर लेने से डायरेक्ट पूछ सकता है तुमसे। केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो रिएक्शन अगर डाइजोनियम साल्ट की बात करें तो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है इनटू टू कैटेगरीज। पहला ये है कि रिएक्शन जो इन्वॉल्व करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, एक है जिसमें नाइट्रोजन हटेगा एंड कुछ होगा जिसमें नाइट्रोजन नहीं हटेगा, वैसे ही बना रहेगा। तो पहला हम लोग पढ़ा है जिसमें नाइट्रोजन हटता है, तो देखो पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन निकल रहा है, जैसे एक होता है सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन से ये है, देखो यहाँ पे बेंजीन या एराइल डाइजोनियम साल्ट है जिसमें CuCl2 HCl है, Cu2Br2 HBr है, देखो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे जो वही यहाँ पे है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सबको हटाओ, नाइट्रोजन निकालो और Cl लगाते चले जाओ, Br जो भी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। गाटर-मैन रिएक्शन में भी प्रोडक्ट तो सेम बनता है, प्रोडक्ट देखो सेम बन रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेम बनता है, यहाँ पे CuX एक्स्ट्रा बनता है, बाकी यहाँ पे देखो Cu2Cl2 था, यहाँ पे Cu लिया है और HCl है, ठीक है। एक लाइन सबसे जो इंपॉर्टेंट है गाटर-मैन रिएक्शन, ये गाटर-मैन कोच नहीं है, गाटर-मैन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये 3 रिएक्शन होते हैं, गाटर-मैन रिएक्शन होते हैं, गाटर-मैन एल्डिहाइड रिएक्शन होता है, गाटर-मैन कोच रिएक्शन, ये गाटर-मैन रिएक्शन है। देखो जो सैंड मेयर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, बेटर प्रोडक्ट कहाँ से मिलती है हमको, सैंड मेयर से, देन द गाटर-मैन रिएक्शन। ये मैं भी रेम रिएक्शन जब मैं करा रहा था तो वहाँ पर भी बताया था, ठीक है। दूसरा है ये तो रिप्लेसमेंट, देखो नाइट्रोजन निकला ही है। दूसरा है कि बाई आयोडीन आयन के थ्रू, अब यहाँ पे Ki ले रहे हैं, तो Ki ले रहे हैं तो यहाँ से हटाओ इस पूरे को और I लाइक के केवल जोड़ दो, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन निकल रहा है। इसी तरीके से HBF4 का एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है फ्लोराइड आयन, तो HBF4 से पहले रिएक्शन कराओगे तो सबको हटाना है, Cl को हटाओ और BF4 देखो HCl यहाँ से निकल गया, HCl यहाँ से निकला और BF4 जाके ऐड हो गया, इसको दोबारा हिट कर दिए तो हमको डायरेक्ट ही मिल गया। कभी कभी ये पूरा स्टेप जो है ये नहीं बताते हैं, ये डायरेक्ट हमको यही बना देते हैं, अगर यहाँ पे हीट दे दिया तो यहाँ पे ऐसे HBF4 से रिएक्शन कराते हैं और हीट भी दे देता है ऐसे, तो डायरेक्ट हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ H3PO2 या एल्कोहल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक ना, कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिएक्शन विद सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन विद सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होता है, रिएक्शन विद सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे बोलते हैं H3PO2 क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोफिनिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट नाम याद कर लेना। हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलो या बोलते हैं फॉस्फिनिक एसिड और इथेनॉल जो होते हैं रिड्यूस कर देते हैं, इसको सब कुछ हटा दो, केवल हाइड्रोजन लगा दो, रिड्यूस कर रहा है ना तो हाइड्रोजन केवल लगाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH लगाओ, फिनॉल बना रहा है। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पानी से अभी देखे थे ना हॉट वाटर से, बता रहा था ना कि अगर हम लोग हॉट वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्ट कर जाता है, तो यहाँ पे देखो फिनॉल बन जा रहा है। रिप्लेसमेंट बाई NO2 ग्रुप कैसे, देखो HBF4 है, इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता था, BF4 बनता था। यहाँ पे हीट दे दिए होते तो सब कुछ हट करके क्या आ जाता है, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया होता, यहाँ पे फ्लोरीन आया था ना, देखो कहाँ गया था अभी, यहाँ पे देखो फ्लोरीन आ गया है, लेकिन यहाँ पे हीट नहीं दिया था। अब क्या किया है कि NaNO2 और कॉपर से रिएक्शन कराए हैं, तो इसका यहाँ पे पूरे को हटाओ और NO2 लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी देख लेना, ये पूरी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। ज़्यादातर यहाँ से तुम इसको समझ गए, ये वाली डायरेक्ट रिएक्शन ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट अब देखो वहाँ पे नाइट्रोजन हट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब नाइट्रोजन रिटेंशन रहेगा, नाइट्रोजन हटेगा नहीं, जैसे डाइजोनियम ग्रुप जो है N2 ये वाला ग्रुप हटेगा नहीं। इसको भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं रिएजेंट वाले में, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बार किससे रिएक्ट कर रहा है, किसी फिनॉल से, एक बार किससे रिएक्ट कर रहा है, एनिलीन से। तो जब फिनॉल से करेगा तो ऑरेंज कलर, देखो ऑल है ना फिनॉल, तो कौन सा कलर आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है, फिनॉल में O आ रहा है तो ऑरेंज कलर,
और एनिलीन है तो यहाँ पे येलो आएगा, यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, येलो कलर। कुछ मत करना, रिएक्शन कैसे कराना है, कुछ नहीं, बस यहाँ से HCl हटा दो, ऐसे HCl को हटाओ, बाकी ऐड कर दो ऐसे, देखो HCl हटाओ ऐसे और इसको पूरा ऐसे ऐड कर दो, देखो ऐसे किया है, इसको HCl यहाँ से हटाओ और पूरे को ऐसे ही ऐड कर दो, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एक बार देखते हैं, क्या है कि फ्रॉम द एबव रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया कि डाइजोनियम साल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, लिखा है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इन सबको अगर हमको इंट्रोड्यूस करना हो तो बहुत अच्छा मेथड होता है, ठीक है ना। एराइल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो एराइल फ्लोराइड थे और आयोडाइड, इनको हम लोग डायरेक्ट प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, एराइल फ्लोराइड और इसको, ठीक है, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अभी डायरेक्ट मेथड से हेलोजिनेशन कराना हो तो इससे नहीं बना सकते थे, लेकिन देखो कैसे बना लिए, अभी बनाए थे ना एराइल फ्लोराइड HBF4 से, वही करा कि साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाई, देखो यहाँ पे साइनाइड ग्रुप को हम लोग डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन साइनाइड ग्रुप देखो अभी डाले हैं। क्लोरीन, हाँ क्लोरीन इज क्लोरोबेंजीन बट साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन बाय डाइजोनियम साल्ट, लेकिन साइनोबेंजीन हम लोग इजिली ऑब्टेन कर लिए, कैसे, डाइजोनियम साल्ट से। तो डाइजोनियम साल्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Thus the replacement of diazonium group by the other group is helpful in the preparation of the substituted aromatic compound which cannot be prepared by the direct substitution of benzene, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर बेंजीन रिंग का करा दें और उसे, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो कोई कंपाउंड है क्लोरीन था, अब यहाँ पे हम हटा के डायरेक्ट जैसे फ्लोरीन ऐड करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन डाइजोनियम साल्ट ही था, क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है अभी देखो यहाँ पे किया जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, सब बहुत ज़्यादा क्या रहता है, परेशानी रहती है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन डाइजोनियम साल्ट तो वैसे भी अनस्टेबल होता है, इसलिए वहाँ से पूरा नाइट्रोजन को हटाओ और फ्लोरीन ला के ऐड कर दो। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इजीली हेल्पफुल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस सब का क्या कंपाउंड बनाने में, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। मैं आता हूँ PYQ पे। क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है कि एक गिवन नाइट्रोजन कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ए था, देखो कोई एरोमेटिक कंपाउंड ए है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है ना, ए को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी यही से बनाया हूँ, ए है, और ये कंपाउंड क्या हो सकता है, और इसका रिएक्शन हो रहा है SnCl2 थे, Sn और HCl है फॉलोड बाई HNO2, फिर इसको HNO2 से रिएक्शन कराते हैं टू गिव ए अनस्टेबल कंपाउंड B। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड फिर B देता है, यहाँ पे फिर से जो ये बनेगा, यहाँ पे देखो ये कौन सा था पता नहीं, यहाँ पे देखो रहा होगा NO2, रिएक्शन क्या होगा तो यहाँ पे बना होगा एनिलीन, ठीक है। अब ये NO2 से HNO2 से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, देखा कि फॉलोड बाई HNO2, तो बेंजीन डाइजोनियम बन गया, यहाँ पे बन गया N2 बन गया, हाँ बेंजीन डाइजोनियम प्लस बन गया कलर, हाँ। अब देखो ये इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फिनॉल से, अब फिनॉल से करा रहे हैं तो ऑरेंज कलर आएगा, ब्यूटीफुल कलर ऑरेंज आ रहा है, ठीक ना। द स्ट्रक्चरल कंपाउंड ए क्या रहा होगा, ए हमारा NO2 रहा होगा, यहाँ पे एक क्या बना, ऐसे कुछ आके हमारा एल्कोहल फिनॉल आके जुड़ गया है, ठीक है ना, ये हमारा ऑरेंज कलर का है, देखो बोले हैं ना यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कलर्ड सी बनता है, वो ब्यूटीफुल कलर्ड सी क्या था, ऑरेंज कलर का जो था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि इसका देखो रिएक्शन हो रहा है, अब देखो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, येलो कलर, तो कुछ नहीं करना है, बताया था ना कि यहाँ से Cl लो, यहाँ से H लो, इसको यहाँ से ऐसे निकाल दो और इसको लाके ऐसे ऐड कर दो, तो ये वाला जो नाइट्रोजन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको हटाओ वो ऐसे ही रहेगा, तो आंसर हमारा डी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, एनिलीन जो होती है इन ए सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन याइल्ड ए कलर्ड प्रोडक्ट, बताओ ये जो रिएक्शन एनिलीन का हो रहा है तो एक कलर्ड प्रोडक्ट मिलता है, पहले तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है, तो बताओ क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा हमारा, जो होगा यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाओ और N2Cl बना दो, इसका अब इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, N डाई मिथाइल एनिलीन से रिएक्शन करा रहे हैं, देखो इसके साथ मीन्स किसके साथ करें, एनिलीन पहले बना लो, N डाईमिथाइल एनिलीन, N डाईमिथाइल एनिलीन मीन्स यहाँ पे एक CH3 लगा दो और यहाँ पे एक CH3 लगा दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन का रिएक्शन हो जाएगा इस Cl के साथ, ठीक है, और N2 था, ये पूरा ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, तो जो आंसर हो जाना चाहिए हमारा ए हो जाना चाहिए,
ओके 24 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ से जब ये रिएक्शन किया तो ये क्या बन गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे CN ला के ऐड कर दो तो ये जो बनेगा देखो, मैं ए को यहाँ पे बनाता है, ये हमारा हो गया N2Cl। अब इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये CuCl निकल जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा, जिसको मैं CN बना दिया। अब इसके साथ जब रिएक्शन करेगा H2Ni का, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये इसको ये कन्वर्ट कर देगा किस में, किसी एमाइन में। तो यहाँ पे पहले से था, ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी ये N2 भी चला जाता है, यहाँ पे CN आ जाता है CN। अब सोचो यहाँ पे CN है, तो ये जो CN था, ये CN था, इसका जो कन्वर्ट होगा ये CH2NH2 में। अब ये प्राइमरी हमारा क्या हो गया, एमाइन हो गया। इस प्राइमरी एमाइन का N2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता था, एल्कोहल बनता था। तो हमारा क्या बन गया, एल्कोहल, डी हो जाना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। बताओ इसमें से कौन सा नाइट्रो कंपाउंड है, कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। ठीक, तो ये पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, ये बी वाला हो गया, ये डी वाला हो गया, और ये ठीक है, ये सी और ये डी हो गया। तो बताओ कौन सा नाइट्रो कंपाउंड होगा, कौन सा नाइट्रो कंपाउंड होगा जो HNO2 से रिएक्शन नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। तो सबसे अलग कौन दिख रहा है, हमारा सी, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट है हमारा, ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 26 है कि नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, फॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन। कह रहे हैं एक नाइट्रोबेंजीन था पहले से ही, इसका -I लगता है इफेक्ट, तो ये क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा। तो यहाँ पे एक NO2 और आगे जुड़ेगा, तो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन में पहले ये था ऐसे, देखो ये बोला कि ऐसे था NO2, इसका रिएक्शन करा दो इसके साथ, तो क्या बनेगा, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट होता है, इसकी वजह से क्या बनेगा, मेटा ही तो बनेगा, क्योंकि -M वाले क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो हमारे ये पूरे जितने भी ऑर्गेनिक के टॉपिक्स थे यार, सब खत्म हो चुके हैं। बस अब ये तुम लोग अच्छे से रिवाइज करते चलो। मुझे लगता है कि मैंने ऑर्गेनिक में पूरी NCERT की मतलब हर एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी हैं पूरी करा दी है। तो ऐसे तुमको ऑर्गेनिक में मान लो अगर 16 क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम हमको लगता है अगर अच्छे से तैयार कर लेगे, जितनी भी मैं PDF यहाँ पे रखा हूँ, क्वेश्चन जितना करवाया हूँ, तो मान के चलो 12-13 क्वेश्चन इजीली तुम कर ले जाओगे ऑर्गेनिक के। ठीक है, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा, वहाँ से तुम लोग ले लेना। सो थैंक यू। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।